हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव की पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट बॉर्न March 26, 1874, San Francisco, California, US, and died January 29, 1963, Boston, Massachusetts. तो द रोड नॉट टेकन अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित जीवन के यथार्थवादी चित्रण को प्रस्तुत करती सामान्य भाषा में लिखी एक कविता है जो अपने आप में एक बहुत ही गहरा अर्थ रखती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म यूएस के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को मैनचेस्टर के बॉस्टन में हुआ था। एजुकेशन लॉरेंस हाई स्कूल, डार्टमाउथ कॉलेज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने लॉरेंस हाई स्कूल, डार्टमाउथ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की। द रोड नॉट टेकन ये कविता पहली बार 1916 में प्रकाशित हुई। यह कविता इस थीम पर आधारित है कि जब हमारे पास किसी चीज़ के लिए कई विकल्प होते हैं तो हम हर विकल्प के हर अच्छे बुरे पहलू पर खूब सोच विचार करके किसी एक का चुनाव करते हैं और उसी निर्णय के साथ उसमें आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग एट ए फोर्क ऑन द रोड इन ए वुड एंश्योर विच वन टू टेक। इट्स ए डीपली सिम्बॉलिक पोएम, है ना। तो होता यूँ है कि कवि चलते चलते जंगल के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां रास्ता दो हिस्सों में बट रहा है और दो हिस्सों में बट करके जंगल के अंदर दो अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। कवि वहां खड़े होकर के दोनों रास्तों को देखता है। कुछ दूर तक तो रास्ता दिखाई देता है पर बहुत आगे नहीं देख पाता है कवि, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण रास्तों को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो रास्ते आगे पेड़ों और झाड़ियों में जाकर गुम हो जाते हैं। तो कवि दोराहे पर खड़ा हुआ सोच रहा है कि यहाँ तक तो मैं आ गया, अब आगे किस रास्ते पर बढ़ूँ, कौन सा रास्ता लूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो इट्स ए डीपली सिम्बॉलिक पोएम. It have a deep meaning in itself. It tells about various choices that come across in our life on every steps. तो ये बहुत गहरी मीनिंग रखने वाला डीप सिम्बॉलिक पोएम है। यहाँ इस कविता में रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, सिम्बॉलिकली इट्स द वेरियस चॉइसेस इन ह्यूमन लाइफ दैट ही एनकाउंटर्स। ठीक है, तो रास्ता जो है मनुष्य के जीवन में जब कई विकल्प आते हैं और उनमें से जब उसे किसी एक को चुनना रहता है तो ऐसे ही वो सोच विचार करता है, जैसे कवि फोर्क पे खड़े होकर के सोच रहा है किधर जाऊं, तो ऐसे ही सोच करके वो लाइफ में आगे बढ़ता है। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। चूँकि ये हर व्यक्ति के साथ होता है तो कवि ने अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल रूप दिया है जो किसी भी पोएम को एक्सीलेंट बना देती है। तो अब देखिए क्या होता है कि कविता इतनी डीप सिम्बॉलिक है कि 9th के स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, पर फिर भी इसे 9th क्लास में रखा गया है। क्यों? इसका भी एक गहरा कारण है। हाई स्कूल के बाद 11th का क्लास होता है जिसमें आपको अपने भविष्य में क्या बनना है इसकी प्लानिंग करके आप सब्जेक्ट चुनते हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है। ठीक है, ये क्लियर होने लगता है।
जब आप 10th में आते हैं तो स्कूल में होने वाले कैरियर काउंसलिंग, माता पिता की सलाह, शुभ चिंतकों की सलाह, आपके खुद की रुचि, और फिर ये मनन चिंतन की आर्ट्स लें तो क्या होगा, कॉमर्स ले तो किस फील्ड में जा सकते हैं, बायो या मैथ्स से क्या फ्यूचर बनने वाला है, ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। और 11th में आते आते आपके फ्यूचर को सेट करने वाले सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। यही वो निर्णय होता है जो आगे चल के आपके भविष्य को सेट करता है। तो आगे की बात जो है, जैसे जैसे हम पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। तो आते हैं अब पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पर। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। डाइवर्स्ड मीन्स सेपरेटेड एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, दो हिस्सों में बट करके अलग अलग रास्तों पर चले जाना। The poet has come to a point where the path has forked into two paths. It was autumn season. The leaves on the trees are turning yellow. Being one person, he can walk on one path only. तो कवि जो है चलते चलते जंगल में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसके रास्ते जो हैं दो हिस्से में बट करके जंगल के अंदर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये रास्ता है और ये दो हिस्सों में बट गया है। ओके, तो अब यहाँ पर जंगल को क्या कहा गया है? येलो वुड का कह करके संबोधित किया गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऑटम का सीजन है और पेड़ों से पीली पत्तियां टूटकर पूरे जंगल में बिखरी हैं। फोर्क पॉइंट पर खड़े होकर के कवि सोचता है कि आगे बढ़ने के लिए भला कौन सा रास्ता सही होगा, किस रास्ते पर चलूं जिससे मुझे फायदा होगा, है ना। रास्ते दो हैं पर मैं तो एक ही हूं ना, एक ही रास्ते पर जा सकता हूं। भला दोनों रास्ते पर कैसे आगे बढ़ सकता हूं, तो कौन सा रास्ता लूं, कवि ये सोचता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स dense growth of plants and bushes, झाड़ियाँ और पौधों की घनी बसाहट जहाँ होती है वो जगह। तो रास्ते के चुनाव के लिए कवि फोर्क पर खड़े होकर काफ़ी देर तक सोचता है, काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वहीं से ध्यान से रास्तों को देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है। तो खूब दूर तक वो देखता है और फिर जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक वो देखता है, लेकिन कितना देख सकता है? जब बहुत ज़्यादा दूर तक देखता है तो आगे चल के रास्ते जो हैं घनी झाड़ियों में उलझकर गुम हो जाते हैं और आगे उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इस स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? कवि क्या सिर्फ रास्ते की बात कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जंगल में बढ़ने वाले रास्ते हमारे जीवन में आने वाले कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चुनाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइफ में कोई भी निर्णय लेने के पहले हम उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं। क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन कहते हैं ना, समस्याएं तो तब सामने आती हैं जब प्रैक्टिकली हम उसमें प्रवेश करते हैं। किस वक्त कौन सी समस्या आकस्मिक रूप से हमारे सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता है। इसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं रास्ते का झाड़ियों में गुम जाना, रास्ते का दिखाई नहीं देना। ठीक उसी तरह जैसे अननोन फ्यूचर को हम परफेक्टली देख नहीं सकते हैं, है ना। इसी तरह काफ़ी दूर अगर हम देखते हैं तो रास्ता दिखाई नहीं देता है। प्लानिंग हम करते हैं
ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कितना, एक सीमा है ना? तो भविष्य में कब क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। सब कुछ तो हमारे अनुसार होता नहीं है। अब इस चीज़ को एक उदाहरण से अगर समझे कि मान लीजिए हमने कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, सारी तैयारी हो गई और अचानक छोटे भाई को तेज फीवर हो गया, रह गया ना सारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को सेट करते समय हमने ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, तो इसकी भी कोई प्लानिंग कर लें, है ना? तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये अननोन है, कोई इसे जान नहीं सकता है। चलिए आते हैं सेकंड स्टेंजा पर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम मीन्स बेटर रिजल्ट, फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर। ठीक है। The poet looked at other path and decided to go on the alternative path because the second road had better claim. तो अब वहाँ फोर्क पर खड़े होकर कवि को ये निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी कि वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा छोड़ दे, क्योंकि बीइंग वन ट्रेवलर वो एक ही रास्ते पर चल सकता था और समस्या ये थी कि दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। पर तभी कवि इस निर्णय पर पहुंचता है कि वो दूसरे रास्ते को लेगा, है ना? दूसरा जो रास्ता है वो उसे अपने लिए ठीक लग रहा था। तो आगे हम ये देखते हैं कि कवि ऐसा निर्णय क्यों लेता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वॉन्टेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, उसका यूज नहीं हुआ था, उस पर कोई चला नहीं था। The road had better claim because it had grass on it, which means it had been rarely used. Many people had not walked on this path earlier. That is why the road was grassy. कवि जब ध्यान से दोनों रास्तों को देख रहा होता है तो पाता है कि दूसरा रास्ता जिस पर उसने चलने का निर्णय लिया है उस पर लंबे और हरे भरे घास भी उगे हुए हैं, यानी वो रास्ता ग्रासी है, अनयूज्ड है। वांटेड वियर यानी लोगों के कदमों के निशान नहीं थे, पत्तियां और घास कुचले हुए नहीं थे, अर्थात ये एक ऐसा रास्ता था जिसे कम ही लोगों ने चुना था और उस पर से कम ही लोग गुजरे थे। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता लेना एक बेहतर विकल्प लगा। दो As for that, the passing there had warned them really about the same. He decided and started walking on that road. After some time, he felt that both the roads are equally good. Both the roads have same benefits, challenges and problems. तो अंततः कवि एक निर्णय पर पहुंचता है, ग्रासी और अनयूज्ड रास्ते को चुनता है और उस पर चलना शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद वो पाता है कि हालांकि देखने में तो दोनों रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे थे शुरू में, पर कुछ दूर चलने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि अलग अलग दिखाई देने के बावजूद भी दोनों रास्ते एक जैसे ही हैं। एक से मिट्टी, एक से कंकड़ पत्थर, एक से पत्ते, पेड़, घास, झाड़ियाँ। ठीक है। तो मेटाफोरिकली इस स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कहना चाह रहा है? यहाँ बताया गया है कि लाइफ में जब निर्णय लेने का समय आता है तो हम अपने लिए अपने हिसाब से द बेस्ट निर्णय लेते हैं, अपने लिए द बेस्ट चुनाव करते हैं। हमें लगता है जो कोई नहीं कर सकता है वो हम कर दिखाएंगे और इस रास्ते में आने वाली हर डिसएडवांटेज को, हर प्रॉब्लम को, हर चैलेंज को हम फेस करेंगे और यही चीज़ मेरे फ्यूचर को शेप अप करेगा। लेकिन होता क्या है, अब इसे भी हम एक उदाहरण से समझा लें। अब आप कहिएगा मैडम बार बार उदाहरण दे रही हैं, तो उदाहरण मैं ये इसलिए दे रही हूँ कि ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, है ना। तो मान लीजिए कि आपने खूब सोच समझ करके 11th में PCM लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स स्ट्रीम लिया है कि आगे चल करके मैथ्स के कारण
हर फील्ड में आपके लिए ऑप्शन खुले होंगे जब आप सर्विस करने जाएंगे, पर जब आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं, तब समस्याएं सामने आने लगती हैं। क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समाकलन, अवकलन, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बाप रे बाप! अब क्या करें? तो फिर आप अपने उस दोस्त से मिलते हैं जिसने बायो लिया है, पीसीबी, वो भी रो रहा है। क्या करें? समझ में नहीं आता। चार्ल्स डार्विन को देखें कि किसको देखें, है ना? इतने सारी ब्रांचेज हैं, कोशिका है, टिश्यू है, फलाने हैं, ढिमाके हैं। क्या करें? यही प्रॉब्लम कॉमर्स वाले की है और यही प्रॉब्लम आर्ट्स वाले के लिए है। यानी कि सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोई सा भी लें, किसी भी स्ट्रीम में जाएं, चैलेंजेस हर जगह है, समस्याएं हर जगह हैं, और इन समस्याओं से स्टूडेंट्स को अकेले ही निपटना, उन्हें खुद निपटना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, है ना? तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपनी अपनी खामियाँ हैं, और उनको अपने साथ लेके चलना है, उनको निपटाते हुए चलना है। इसे ही कवि ने इस स्टेंजा में रिप्रेजेंट किया है। तो कवि जब चलता है तब उसे एहसास होता है कि दोनों रास्ते यूं तो एक जैसे हैं, पर यदि हमें उस रास्ते पर चलना है तो इसमें आने वाली कठिनाइयों से हमें ही जूझना होगा। तो बच्चों, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो, कोई सा भी रास्ता चुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें आने वाली चैलेंजेस से आप कैसे निपटते हैं। और हाँ, बीइंग वन ट्रैवलर, उससे आपको अकेले ही निपटना है, उसे आपको अकेले ही क्लियर करना है, कोई दूसरा उसे क्लियर करने नहीं आएगा। परीक्षा आपको देनी है, पास आपको होना है ना? यही आपके फ्यूचर को शेप अप करेगा, और यही चीज़ को मेटाफोरिकली जो पोएट है उसने इस स्टेंजा में बताई है। आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन यानी वॉकड ऑन, चला हुआ। इक्वली ले, लाइंग इन द सेम मैनर, एक जैसे, है ना? द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स लुक्ड सिमिलर दैट मॉर्निंग, बोथ हैव फ्रेश लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम। तो कवि कहते हैं कि सुबह जब उसने देखा था तो दोनों रास्ते तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, सेम टू सेम। दोनों ही रास्तों पर गिरी हुई पत्तियां बिल्कुल भी दबी कुचली नहीं थीं। साफ था कि कोई भी उस रास्ते से गुजरा नहीं था। अगर कोई गुजरा होता तो पत्तियां तुड़ी मुड़ी या दबी कुचली होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पैरों के कोई निशान उन रास्तों पर नहीं थे। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. So he decided that he would go on one path and keep the other path for some other day. But he know very well that one road leads to another way and the comeback is impossible. तो जो रास्ता कवि को अपने लिए ठीक लगा, एक बेटर क्लेम वाला लगा, उस दूसरे रास्ते को कवि ने चुन लिया। कवि कहता है कि इस पहले रास्ते को मैं फिर कभी के लिए छोड़कर बेटर क्लेम वाले दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ता हूँ। हालांकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि जंगल में एक रास्ता दूसरे रास्ते में खुलता है, दूसरा फिर कई रास्तों में खुलता है, और आगे वो रास्ते फिर कई रास्ते में खुलते हैं, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये सारे रास्ते आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है? आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, सो कमिंग बैक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट from where the road forks and he choose his decided path seems impossible. Similarly, out of many options, when he choose one to take another option again is not possible, and he was right. तो कवि यहाँ डिलेमा में है
कि अगर कभी वो कम बैक करना चाहे, कभी इस रास्ते पर वापस आना चाहे, तो क्या वो आ पाएगा वापस, जिसे उसने फिर कभी के लिए छोड़ दिया है? क्या वो फिर कभी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ पाएगा, जहाँ एक रास्ता दो विभिन्न दिशाओं में बट के जंगल में चला गया है, ताकि वो अब इस बार उस छोड़े हुए रास्ते को ट्राई कर सके? नहीं, शायद कभी नहीं। और वो भी इस बात को जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए यहाँ लिखा है आई डाउटेड, है ना। तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसी पर जाना है, वापसी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, पोएम का ये जो स्टेंजा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि अवसर सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। हमारी लाइफ में हर कदम पर बात बात में हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम क्या करें और क्या न करें, ठीक है। और ऐसे अवसर पर लाइफ में जो भी डिसीज़न लो, फ्यूचर प्लानिंग के साथ सोच समझकर निर्णय करो। मौका सिर्फ एक बार मिलता है ना। अब इसे भी हम एक उदाहरण से समझें, है ना। बार बार उदाहरण दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मान लीजिए कि आपने सर्विस के लिए कई जगह अप्लाई किया है, 3-4 जगह से ऑफ़र भी आ गए हैं, बहुत सोच विचार करके आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन तो आपको एक ही जगह करना है, खूब आपने सोचा विचारा, सबसे सलाह लिया कि किस सर्विस में आगे बढ़ने पर क्या बेनिफिट मिल सकता है, और फिर आपने एक जगह सर्विस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बाकियों को छोड़ दिया। अब होता ये है कि जब आप सर्विस शुरू करते हैं, उसमें आप प्रवेश करते हैं, कुछ समय कुछ महीनों तक काम करते हैं, तब आपको फील होता है अरे इसमें तो ये समस्या आ रही है, ये मेरी जो चॉइस है उसके अनुसार नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ये कठिनाइयाँ हो रही हैं, वो कठिनाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, बॉस ऐसा है, कोलीग्स ऐसे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने लगती हैं। पर अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अब आप उस सर्विस को छोड़कर दूसरी ज्वाइन कर लें, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तब तक बाकी सबकी ज्वाइनिंग डेट निकल चुकी होगी। तो ये जो पोएम है, ये एक ऐसी पोएम है जो सभी के लिए सटीक है, यूनिवर्सल है ना, और सबको लाइफ में सही डिसीज़न लेने के लिए इंस्पायर करती है। हालांकि भविष्य में हम झांक तो नहीं सकते क्या होगा, क्या हो सकता है ना, पर सेम स्थिति में मौजूद लोगों से जानकारी तो ले सकते हैं ताकि कोई भी डिसीज़न लेने में कोई चूक ना हो। 4th स्टेंजा पे आते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई। साई मीन्स डीप ब्रेथ, गहरी सांस। Somewhere ages and ages hence. Hence means here. Here means in future. The poet says that after a long time he will take a deep breath thinking over his tough decision in future. तो एजेस एंड एजेस यानी काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भविष्य में कभी गहरी सांस लेते हुए दूसरों को अपने द्वारा चुने गए इस टफ डिसीज़न के बारे में बताएगा। ये गहरी सांस हो सकता है कि ब्रीथ ऑफ रिलीफ हो, राहत की सांस हो कि उसने बहुत सही डिसीज़न लिया था, या हो सकता है अफसोस भरी सांस हो। कैसी है ये आप आगे देखिए। 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by. He will think that once upon a time, out of 2 options, he traveled on the road which had been less traveled by the travelers. तो कवि लोगों को बताएगा कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मेरे सामने 2 विकल्प थे, 2 रास्ते थे, पर मैंने उस रास्ते को चुना
जिसे बहुत ही कम लोगों ने यूज़ किया था। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। एंड द चॉइस ऑफ दैट रोड मेड ऑल द डिफरेंसेस विच डिसाइडेड हिज प्रोग्रेस इन फ्यूचर। दैट वन डिसीजन शेप्ड हिज फ्यूचर. इट वॉज हिज डिसीजन विच मेड हिम वॉट ही इज टूडे. लेकिन सच तो ये है कि मेरे द्वारा लिए गए उस निर्णय से मेरे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वे प्राउडली कहते हैं कि साधारण रास्ते की जगह मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलना बहुत कठिन था, और इस रास्ते पर ढेरों प्रॉब्लम्स थी, ढेरों चुनौतियाँ थीं जिसे मैंने अकेले फेस किया. एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस. है ना, इसी से ये सभी अंतर पैदा हुआ. मेरे इस निर्णय ने मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया. इसी सही निर्णय ने मेरे भविष्य को शेप अप किया, और मैं अपने जीवन में आज जिस ऊंचाई पर हूँ और आज मैं जो भी हूँ, इसी एक सही निर्णय के कारण हूँ. समअप करते हैं तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और इससे भी ज़्यादा कि आपको समझ में आई होगी, जिसे आप अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे. ये एक बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है. ये आपको आपके भविष्य के लिए किस तरह सही निर्णय लें कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति को वो बना देता जो वो बनना चाहता है. ठीक है, जिससे वो हर सुख सुविधा से संपन्न हो करके शांति और संतोषपूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करता है. तो आशा है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पोएम 9th क्लास में क्यों रखी गई है, ताकि अपना माइंड आप आज से ही सेट करना शुरू कर दें. तो देखिए कि कोई भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसे पढ़ें, याद करें, क्वेश्चन आंसर करें, परीक्षा दें, नंबर लाएं और पास होकर अगली क्लास में चले जाएं. पर ध्यान से अगर आप समझ करके पढ़ें तो आपकी बुक का हर चैप्टर आपको कोई ना कोई मैसेज देता है. पढ़कर पास तो होना ही है, पर पढ़ाई की सार्थकता इसमें है कि उस चैप्टर से मिलने वाले मैसेज को आप अपने जीवन में उतार कर अपनी समझ को विकसित करें. क्योंकि पूरा जीवन एक परीक्षा है. पूरी लाइफ आपको निर्णय लेना है, और जीवन की इस परीक्षा में सफलता सही समय पर लिए गए सही निर्णय पर निर्भर करती है. यही इस पोएम का मैसेज है. तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, और ये समझ में आ गया होगा कि 9th क्लास में इस पोएम को क्यों रखा गया है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.